गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस, विजन की 20 अक्टूबर की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन अपडेट हो गई है। तो चलिए गाइस, हम आज की न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आज जितने भी टॉपिक्स हैं मुझे काफ़ी पर्सनली बहुत इंपॉर्टेंट लगे हैं और ये काफ़ी लिंकअप हो रहे हैं। जो हमने लास्ट ईयर जितनी भी हमने PT 365 करी है उससे काफ़ी लिंकड अप है। तो मतलब ये कुछ नया नहीं है। मैक्सिमम क्या है जो क्योंकि जो करंट अफेयर्स हैं वो कॉन्टीन्यूटी में चलते रहते हैं, तो उसी का कॉन्टीन्यूटी में तो अच्छे से करना। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक अपना, असम, मिजोरम एंड द अदर बाउंड्री इश्यूज इन द नॉर्थ ईस्ट। तो गाइस, जो भी ये इस तरह के इश्यूज होते हैं ये हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के अंडर कवर होंगे। GS3 में इंटरनल सिक्योरिटी के अंडर कवर होंगे, ठीक है। तो गाइस, आपको पता है नॉर्थ ईस्ट रीजन में कितना बॉर्डर डिस्प्यूट्स रहते हैं, ठीक है। उनके इंटरनल इश्यूज कितने हैं, सबके इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, वहाँ इंसर्जेंट एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं। मैक्सिमम एरियाज़ में वहाँ आफस्पाई मतलब कि लगा रहता है। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि वहाँ पे क्या मैक्सिमम जो एरियाज़ हैं वो मैक्सिमम टाइम के डिस्टर्ब रहते हैं। इस वजह से क्या वहाँ पे मैक्सिमम आफस्पा रूल लगा रहता है, ठीक है। या फिर वहाँ पे क्या डिस्प्यूट चलते रहते हैं। तो अभी क्या हुआ है, पिछले एक वीक में देखा गया है जो असम और जो मिजोरम के रेजिडेंट्स हैं उन्होंने क्या किया, डिस्प्यूट किया, क्लैश किया है, मतलब कि झड़पड़ में आए हैं जो भी है। पिछले एक हफ्ते में उन्होंने 2 बार क्या किया है, असम और मिजोरम के जो रेजिडेंट्स हैं वो क्लैश किए हैं, ठीक है। इसकी वजह से क्या जो इंटर स्टेट बाउंड्री का इशूज़ है जो नॉर्थ ईस्ट में वो एक हाईलाइट में आया है, ठीक है। जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स होते हैं वो मेनली किस किस रीजन में नॉर्थ ईस्ट में पाए गए हैं। देखो, आपको पता है नॉर्थ ईस्ट में 7 सिस्टर्स हैं प्लस सिक्किम है, तो वहाँ पे हर जगह ही देखने को मिलते हैं। जो बट मैक्सिमम कहाँ पे हैं, देखो सबसे ज़्यादा तो असम में ही है। उसके अलावा 4 और स्टेट हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मेघालय और मिजोरम हो गया, जो पिछले काफ़ी सालों से क्या है बाउंड्री डिस्प्यूट से रिलेटेड क्या है अपने लड़ते रहते हैं। अब हिस्टोरिकल मतलब बॉर्डर डिस्प्यूट का क्या रीज़न है नॉर्थ ईस्ट में, देखो सबसे पहले क्या हिस्टोरिकल रीज़न है। देखो कुछ एरियाज ऐसे हैं जो असम क्लेम करता है कि ये टेरिटरी मेरी है एज पर देयर हिस्टोरिकल रीजंस, और नागालैंड इसी तरह नागालैंड भी क्लेम करता है कि ये मेरा रीज़न है ड्यू टू इट्स हिस्टोरिकल ग्राउंड, ठीक है। मतलब कि सब अपनी अपनी हिस्ट्री को लेके बोलते हैं कि नहीं यार ये एरिया मेरा है, ये एरिया मेरा है। तो यही है असम और नागालैंड के बीच में रीजन। दूसरा क्या है, एथनिक इशूज जनरली इग्नोर किए गए हैं ड्यूरिंग डिमार्केशन। देखो आपको पता है जब हमारी इंडिया में स्टेट्स बनी गई थी, सबसे पहले आपको पता है हमारे इंडिया में आंध्र प्रदेश स्टेट बनी थी लिंग्विस्टिक बेसिस पे, ठीक है। तब हमने क्या करा था, लिंग्विस्टिक बेसिस पे क्या किया था, स्टेट को डिवीजन किया था, डिमार्केट किया था, ठीक है। हाउएवर आपको पता होगा कि कितनी हमारा 3 या 4 कमिटीज़ बैठी थी जिन्होंने इनिशियली मना किया था कि लैंग्वेज के रीजंस पे नहीं बनना चाहिए, लेकिन फाइनली क्या है जो कमेटी थी, धार कमेटी, उसने कह दिया था कि कोई दिक्कत नहीं है, लैंग्वेज के बेस पे बना लेना चाहिए। लेकिन आपको पता है नॉर्थ ईस्ट रीजन में मेनली क्या है, जो हमारी कल्चर है, एथनिसिटी है, मेनली जो ट्राइबल्स लोग हैं वही डोमिनेट करते हैं। तो आपने देखो कुछ ट्राइबल जो वो लोग हैं वो त्रिपुरा में रह रहे हैं, कुछ मिजोरम में रह रहे हैं, सेम ट्राइबल ग्रुप को। तो इसमें यही बताया गया है कि जब नॉर्थ ईस्ट को जब आपने टेरिटोरियल ऑर्गेनाइज किया गया था तो उस वक्त आपको एथनिसिटी उनके कल्चर के अकॉर्डिंग डिमार्केट करना चाहिए था। लेकिन जब इन्हें टेरिटोरी ऑर्गेनाइज किया गया तब क्या जो एथनिक या जो कल्चर स्पेसिफिटीज़ हैं उनको नॉर्मली ऑर्गेनाइज किया गया ड्यूरिंग द डिमार्केशन इन 1950, जिस वजह से क्या है इस रीजन में क्या मैक्सिमम क्या रहता है, डिसकंटेंटमेंट रहता है या फिर स्ट्रेस बना रहता है। तीसरा क्या इंसर्जेंसी एक्टिविटीज वहाँ पे बहुत चलते हैं, ये बात को आपको पता ही है। बॉर्डर डिस्प्यूट्स की वजह से क्या वहाँ पे जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है या जो इंसर्जेंसी ऑर्गेनाइजेशन है डिफरेंट वो डोमिनेट करते हैं, जिस वजह से वहाँ पे जो इंसर्जेंसी एक्टिविटीज़ हैं वो चलती ही रहती है, स्पेशली नागालैंड एंड द असम, ठीक है। तो जब हम पढ़ लेते हैं, देखो गाइस ये तो आपको पता ही होगा क्या क्या, ठीक है। ये असम है, अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है, और ये मेघालय, ठीक है। तो क्या आप देखते हैं असम और मिजोरम में क्या क्या मतलब कि डिस्प्यूट चलते हैं। देखो ये हमारा असम है, ये मिजोरम है, ये 164 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करते हैं। इनका जो डिस्प्यूट था असम और मिजोरम में 1875 में स्टार्ट हुआ था, जब क्या किया था जो खच्चर प्लेन्स के जो लुशल हिल्स हैं उनको डिफ्रेंशिएट किया गया था। फिर दोबारा जो डिस्प्यूट था वो 1933 में स्टार्ट किया था, जब क्या किया था बाउंड्री को डिमार्केट कर दिया था बिटवीन लुशाई हिल्स एंड द मणिपुर, ठीक है। अब हम देखते हैं असम और नागालैंड में क्या डिस्प्यूट है। दोनों जो स्टेट्स हैं वो 434 किलोमीटर की जो बाउंड्री है वो शेयर करते हैं, और इनका जो डिस्प्यूट है 1963 से चल रहा है। दोनों के लिए असम और नागालैंड के लिए सेंटर ने क्या किया था, 2 कमीशन को सेटअप किया था, लेकिन असम और नागालैंड दोनों ने ही रिफ्यूज़ कर दिया था जो सेंटर की रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करने के लिए, और उसके बाद से क्या सुप्रीम कोर्ट में एक केस पेंडिंग पर है 1988 से, ठीक है। अब हम देख लेते हैं असम और मेघालय में क्या डिस्प्यूट है। तो देखा जाए कि असम और मेघालय में जो डिस्प्यूट है जो बाउंड्री जो वो शेयर करते हैं वो 733 किलोमीटर की करते हैं, और असम और मेघालय में जो डिस्प्यूट्स हैं वो 12 पॉइंट्स है। मतलब कि आप देख सकते हो जो बाउंड्री जो 733 किलोमीटर की जो बाउंड्री है उसमें डिफरेंट 12 एरियाज़ को लेकर डिस्प्यूट्स है। बाकी असम और अरुणाचल प्रदेश की दोनों कितनी बाउंड्री शेयर करते हैं, नियर अबाउट 800 किलोमीटर, ठीक है। तो गाइस ये आपको पता होना चाहिए, बहुत अच्छी न्यूज़ थी।
ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर लॉन्चेस आयुष्मान सहकार स्कीम। तो गाइस ये जो न्यूज़ है ये हमारे गवर्नमेंट स्कीम्स के अंडर ही कवर होगी, ठीक है। बाकी एग्रीकल्चर आ गया तो आप समझ गए होंगे ये किस में जाएगी, GS3 इकोनॉमिक्स में जाएगी, ठीक है। तो गाइस आयुष्मान भारत स्कीम चलती रहती है, आयुष्मान सहकार स्कीम अभी आई है। तो गाइस ये जो स्कीम है बिल्कुल न्यू है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है। देखो इस स्कीम को फॉर्मुलेट किसने किया है, ठीक है, लॉन्च चाहे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने किया, लेकिन फॉर्मुलेट किसने किया है, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने, ताकि हम क्या कर सकें, जो कोऑपरेटिव्स हैं, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं उनको हम फाइनेंशियली असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकें, ताकि हम क्या कर सकें, वो जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं वो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को में इन्वेस्ट कर सकें, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में या फिर सर्विसेज में डिफरेंट को प्रमोट कर सकें, ठीक है। अब गाइस ये जो लाइनें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जो नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट काउंसिल है ये क्या करती है, देखो सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं ये है क्या, ये स्टैट्यूटरी ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है। तो गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है तो आप अलग से लिख लो। मैंने आपको पहले भी बताया जितने भी हम स्टैट्यूटरी बॉडीज़ या जो ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ते हैं अलग से, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके बारे में जो भी हम पढ़ते हैं तो उसके बारे में आप अलग से पेज लगा लो, ताकि आपको एंड में क्या वो ईजी पड़ जाए कि वो स्टैट्यूटरी बॉडी है, किस टाइप की बॉडी है, NGO है या फिर कहाँ उसका हेडक्वार्टर है। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट बन जाती है। जो नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है ये स्टैट्यूटरी ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है, किसके अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर 1963 में सेटअप किया था। इसका काम क्या है, देखो ऑफ कोर्स इसे किस लिए क्रिएट किया है, ताकि जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है फार्मर का उसे हम किस तरह उसकी प्रोडक्शन को प्रमोट करें, उसकी प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, स्टोरेज, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट किस तरह से उसको प्रमोट करें और उससे रिलेटेड क्या प्रोग्राम्स हैं उसको क्या कर सकता है, ये प्लान करता है, ठीक है। जो नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है ये क्या करता है, लॉन्ग टर्म लोन्स आपको प्रोवाइड करता है अप टू द 10,000 करोड़ टू प्रोस्पेक्टिव कोऑपरेटिव्स इन द कमिंग ईयर्स, ठीक है। की फीचर्स देख लेते हैं इस स्कीम के। जो आयुष्मान सहकार फंड है वो हम इसलिए प्रोवाइड करेंगे ताकि हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट कर सकें बाय कोऑपरेटिव सोसाइटीज। इसमें क्या करेंगे हम, वर्किंग कैपिटल, देखो आपने कुछ भी आपने सेटअप तो कर लिया, आपने हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टेब्लिश तो कर लिया, लेकिन आप उसको ऑपरेशन के लिए, उसको ऑपरेट करने के लिए, मेंटेनेंस करने के लिए भी तो आपको कॉस्ट चाहिए। तो ये इसमें साथ आपको वर्किंग कैपिटल भी प्रोवाइड करेगा और आपको मार्जिन मनी भी प्रोवाइड करेगा, ताकि आप उसकी जो ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स है उसको भी पूरी कर सकें। अगर कोई कोऑपरेटिव जो वुमेन मेजोरिटी के द्वारा रन किया जा रहा है तो उनको क्या मिला जाएगा, इंटरेस्ट सबवेंशन प्रोवाइड मिला जाएगा 1%। इंटरेस्ट सबवेंशन क्या होता है मैं आपको काफ़ी बार बता चुकी हूँ। अगर कोई भी जैसे ये आपको लोन प्रोवाइड करेगा 6% पे, तो इंटरेस्ट सबवेंशन का मतलब क्या है, 1% वो आपको कम दे देगा, मतलब ये 5% पे आपको लोन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ये कोऑपरेटिव हॉस्पिटल्स को असिस्ट करेगा कि किस तरह से आप जो आयुष एजुकेशन या जो मेडिकल एजुकेशन है उसको आप ले सकते हो, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या है, कोई भी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो रजिस्टर्ड है अंडर स्टेट या फिर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट वो एलिजिबल है। गाइस आपको पता होना चाहिए मल्टीपल स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को कौन रेगुलेट करता है, ठीक है। तो गाइस इसको वैसे ड्यूली क्या किया जाता है, गवर्न किया जाता है। तो आप बताना मुझे कमेंट सेक्शन में किस किस के द्वारा किया जाता है, ठीक है। लोन पीरियड क्या है, ये जो लोन देगी वो आपको 8 साल तक देगी, ठीक है। बाकी 1 से 2 साल क्या कर सकती है, आगे एक्सटेंड भी कर सकती है। सिग्निफिकेंस क्या, ऑफ कोर्स हमारा हेल्थ केयर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है रूरल एरियाज़ में वो इम्प्रूव होगा। साथ में जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 की है उसको अलाइन करेगी, उस पर फोकस करेगी, ठीक है। तो गाइस इसमें ये भी आपको याद होना चाहिए कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी किस ईयर में आई थी, वो थी 2017 में, ठीक है। डेली करंट अफेयर्स का करने का एम यही होता है कि जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना वो हम जब डेली पढ़ते रहते हैं तो वो हमारे दिमाग में फिट हो जाती हैं, ठीक है। तो हम आगे भूलते ही नहीं है, स्पेशली जो ईयर्स हो गई या जो मिनिस्ट्री हो गई किस किस के अंडर है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ पढ़ते हैं, एलिवेटिंग पॉवर्टी फॉरेस्ट ट्रीज कैन बी ट्रम्प कार्ड पोस्ट कोविड-19 सेज ग्लोबल फॉरेस्ट एक्सपर्ट पैनल रिपोर्ट। तो गाइस ये जो न्यूज़ है GS3 एनवायरनमेंट सेक्शन में कवर होगी। तो गाइस इसमें यही बोला है अभी कोरोना के बाद पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए फॉरेस्ट ट्रीज ये क्या होंगे, एक तरह का ट्रम्प कार्ड होगा। ट्रम्प कार्ड क्या होता है ना, जब आप ब्रह्मास्त्र की तरह होगा, ठीक है, मतलब कि आप इसको पॉवर्टी रिड्यूस करने के लिए बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अभी क्या है, रिपोर्ट ने हाईलाइट किया है जो हमारा SDG जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, आपको पता है 17 हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं। तो इसमें बताएं कि कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो आपस में इंटरलिंक करते हैं, मतलब कि जो हमारा फर्स्ट गोल है दैट इज एंडिंग पॉवर्टी, और जो 15th गोल है ऑन प्रोटेक्टिंग एंड रीस्टोरिंग सस्टेनेबल ऑफ यूज ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, साथ में इससे रिलेटेड जो इससे लिंक होते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जैसे 3rd गुड हेल्थ एंड द 11 सस्टेनेबल सिटीज, इनसे क्या होगा, हम इन सबको फुलफिल कर सकते हैं अगर हम अपने फॉरेस्ट और ट्रीज को क्या करेंगे, प्लांट करेंगे, ठीक है। हाउ, अब किस तरह से ये पॉवर्टी को रिड्यूस करेंगे, देखो सबसे पहले अगर आप मतलब कि फॉरेस्ट या प्लांट्स को प्लांट करते हो तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट 15 तो अपने आप ही हो गया।
अब इससे क्या है, हमारे जो यहाँ पे लोग हैं उनको क्या मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, वो अपना बेनिफिट होएगा, तो इससे हमारी पॉवर्टी भी रिड्यूस होगी, तो SDG 1 हो जाएगा। ठीक है, एनवायरनमेंट अच्छा बनेगा तो सस्टेनेबल सिटीज़ जो SDG 11 है वो भी हमारा फुलफिल हो गया। अब एक बात बताओ, जब पॉवर्टी रिड्यूस हो जाएगी तो उनके पास पैसा ज़्यादा होएगा, तो अपनी हेल्थ पे क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो SDG 3 भी क्या हो गया, बिल्कुल कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से क्या सभी जो गोल्स हैं आपस में इंटरलिंक है। अब इन्होंने बताया किस तरह से फॉरेस्ट और जो ट्री बेस्ड सिस्टम है वो पॉवर्टी को रिड्यूस कर सकते हैं। देखो सबसे पहले क्या, जो वर्ल्ड वाइड देखा जाए जो 1 बिलियन पीपल हैं वो इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन से नीचे रहते हैं, दैट इज़ द $2 पर डे से कम रहते हैं। और जो फॉरेस्ट और ट्रीज है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बेनिफिट्स पहुंचाते हैं इन लोगों को। ठीक है, जैसे फॉरेस्ट रिलेटेड एम्प्लॉयमेंट इनकम होती है, आप टिम्बर या जो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको बेच के क्या कर सकते हो, कमा सकते हो। रेंज ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज, तो गाइस अभी हमने पढ़ा था कि दिल्ली जू ने किस तरह से इकोसिस्टम सर्विसेज हमें प्रोवाइड करवाई हैं, तो आपको पता होगा कौन कौन सी इकोसिस्टम सर्विसेज, जैसे फ्री वाटर हो गया, आपको नेचर दे रही है, इतने सारे को प्रोडक्ट्स मिल रही है, वो सब इकोसिस्टम सर्विसेज होती हैं। वेलबींग सपोर्ट करिए थ्रू सबसिस्टेंस, फूड सिक्योरिटी, कल्चर एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज, ये सब क्या करता है, हमें प्रोवाइड कर रहा है। एग्रो फॉरेस्ट्री, कम्युनिटी फॉरेस्ट मैनेजमेंट, इको टूरिज्म एंड द फॉरेस्ट प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ये सक्सेसफुल है इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी। इसके अलावा रिपोर्ट ने सजेस्ट करा है कि वेरियस अगर फॉरेस्ट सेक्टर पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज फॉर एलिवेटिंग पॉवर्टी, मतलब कुछ और स्ट्रेटजीज हम यूज़ कर सकते हैं ताकि हम पॉवर्टी को रिड्यूस कर सकते हैं, जैसे राइट्स बेस्ड टेन्योर एंड प्रॉपर्टी राइट्स, कम्युनिटी फॉरेस्ट मैनेजमेंट, मार्केट एंड सप्लाई चेन। जो गाइस ये हमने पढ़ा था पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज, मैंने आपको PT 365 में कराया था किस तरह जो हिमाचल प्रदेश का पालमपुर जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसने क्या करा है, पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज स्टार्ट की है। मतलब कि अगर आपको अच्छा वाटर मिल रहा है तो आप उसको पे करोगे। ठीक है, तो यही है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सकते हैं। इको टूरिज्म, स्मॉल एंड मीडियम फॉरेस्ट एंटरप्राइजेस, साथ में फॉरेस्ट एंड ट्री मैनेजमेंट, एग्रो फॉरेस्ट्री हो गया, एफॉरेस्टेशन, इन सब से क्या है हम क्या कर सकते हैं, फॉरेस्ट सेक्टर पॉलिसीज और स्ट्रेटेजीज को यूज़ कर सकते हैं टू एलिवेट पॉवर्टी। ठीक है, सो गाइस आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट न्यूज़ में पढ़ते हैं, टाइमली डिस्प्यूट रिजोल्यूशन नॉर्म्स नोटिफाइड फॉर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लॉ। तो गाइस अभी हमने कुछ दिन पहले ही पढ़ा था जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लॉ पास हुआ था, तो अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लॉ में जो डिस्प्यूट होता है हम उसको किस टाइमली मैनर में कैसे डिस्पोज कर सके, तो उससे कुछ रिलेटेड गाइडलाइंस है जो इशू करी है। ठीक है, ये जो न्यूज़ है GS3 इकोनॉमिक सेक्शन में कवर होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या करा, रिसेंटली कुछ रूल्स नोटिफाई करे हैं ऑन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, दैट इज द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट। देखो इस रूल्स के हाईलाइट्स क्या हैं, देखो सबसे पहले जो भी एग्रीमेंट होएगा किस किस के बीच है, फार्मर या स्पॉन्सर मतलब जो फार्मर की प्रोड्यूस को खरीद रहा है उन दोनों के बीच में जो भी एग्रीमेंट होगा वो रिटर्न एग्रीमेंट ही होगा बिटवीन द फार्मर या फिर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एंड स्पॉन्सर। ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी फार्मिंग प्रोडक्ट। इस एक्ट के अंदर वर्बल एग्रीमेंट को कोई भी रिकॉग्निशन नहीं दी जाएगी। ठीक है, अगर आपने वर्बल एग्रीमेंट किया तो आपकी सुनवाई नहीं होगी। ठीक है, पीरियड ऑफ फार्मिंग एग्रीमेंट मिनिमम देखो 1 क्रॉप सीजन होगा या फिर 1 प्रोडक्शन साइकिल। देखो गाइस कुछ प्रोडक्शन साइकिल ऐसे होती है कुछ क्रॉप्स की जो 5 साल से ज़्यादा भी ले लेती हैं, तो इसलिए 1 प्रोडक्शन साइकिल रखा है, मैक्सिमम 5 ईयर्स रखा है। लेकिन उन्होंने बोले कुछ फार्मिंग प्रोड्यूस ऐसे होते हैं जिनकी सिंगल प्रोडक्शन साइकिल क्या है 5 साल से ज़्यादा चलती है, तो वो भी इसके अंदर कवर होगा। प्राइसिंग मैकेनिज्म यही है कि स्पॉन्सर क्या किस प्राइस में क्या करेगा उनके क्रॉप्स को परचेज करेगा, तो इसमें यही बोला है जो भी प्राइस परचेज करेगा एग्रीमेंट में, फार्मिंग एग्रीमेंट में वो लिखा होएगा, प्राइस को मार्केट प्राइस के साथ लिंक किया जाएगा या फिर मिनिमम जो गारंटी प्राइस है वो तो आपको देना ही देना होगा। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में यही है कि अगर कोई डिस्प्यूट होता है इसमें कहेगा कॉन्सिलिएशन बोर्ड को फॉर्म किया जाएगा जो क्या करेगा डिस्प्यूट को रिजोल्व करेगा। और वो कौन करेगा, कॉन्सिलिएशन बोर्ड को कौन फॉर्म करेगा, सब डिविजनल जो मैजिस्ट्रेट होगा वो क्या करेगा, कॉन्सिलिएशन बोर्ड को फॉर्म करेगा जो डिस्प्यूट्स को रिजोल्व करेगा। अब इसके अंदर इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगी फ्रॉम बोथ द साइड्स। ठीक है, मतलब कि फार्मर की साइड से भी स्पॉन्सर की साइड से भी। अब स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या पावर है, देखो स्टेट गवर्नमेंट के पास काफ़ी पावर है। अब आप फार्मर्स को किस मोड में पेमेंट कर रहे हो, किस मैनर में पेमेंट कर रहे हो, उससे रिलेटेड जो भी रूल्स है वो फ्रेम कर सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट। इसके अलावा जो भी रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है उसको कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, उसमें कॉम्पोजिशन क्या होगा, या जो अथॉरिटी के पास क्या पावर्स क्या फंक्शन होगा, इसको कौन डिटरमाइन करेगी, स्टेट गवर्नमेंट करेगी। ठीक है, या फिर क्या प्रोसीजर होगा फॉर रजिस्ट्रेशन एंड एनी अदर मैटर, तो ये सब कौन डिसाइड करेगा, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कॉन्सिलिएशन प्रोसेस में क्या होगा। देखो जो कॉन्सिलिएशन बोर्ड को हम फॉर्म करेंगे उसके विद इन 30 डेज क्या है उस जो डिस्प्यूट है उसको रिजोल्व करना होगा। अगर ये कॉन्सिलिएशन बोर्ड फेल हो गया मतलब कि रिजोल्व करने में, तो पार्टी क्या कर सकती है, सब डिविजनल अथॉरिटी को अप्रोच कर सकती है जो क्या करेगी केस को विद इन 30 डेज डिसाइड करेगी। ठीक है, पार्टीज जो भी फार्म एग्रीमेंट में इन्वॉल्व है उनको राइट है कि वो हायर अथॉरिटी पे क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। कंसर्न्स क्या, कंसर्न्स यही है कि फार्मर को लगता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पैक्ट की वजह से क्या है जो बिग कॉर्पोरेट्स है उन्हीं को फायदा मिलेगा। फार्म लॉज जो भी कॉन्स्टिट्यूट हुए हैं, जो बिग कॉर्पोरेट्स जो कह रहे हैं उनको लगता है जो फार्म लॉज जो आए हैं अभी 3 फार्म लॉज आए हैं वो फार्मर्स के इंटरेस्ट में है। ठीक है, तो दोनों की अपनी अपनी बात है। चलिए अब हम नेक्स्ट न्यूज़ पे पढ़ते हैं। IFSCA रिलीजेस फ्रेमवर्क फॉर रेगुलेटरी सैंडबॉक्स टू टैप इनटू इनोवेटिव फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज
सॉल्यूशन। तो गाइस अगर आपने मेरी PT365 पढ़ी होगी तो मे भी आपको कुछ रेगुलेटरी सैंडबुक से याद आ रहा होगा, ठीक है। तो गाइज ये हमने कब पढ़ी थी, PT365 इकोनॉमिक सेक्शन में पढ़ी थी, जब हमने उत्कर्ष 2022 पढ़ा था, जो कि हमने बोला था कि RBI का 3 ईयर्स का रोड मैप है, ठीक है। तो वो भी रेगुलेटरी सैंडबुक से रिलेटेड था, ठीक है। तो गाइज अभी क्या है, ये तो न्यूज़ किस में कवर होगी, GS3 इकोनॉमी सेक्शन में। जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी है वो क्या करेगी, देखो हमारा मेन एम क्या है इसमें, फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर या जो हमारी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको हम क्या कर सके और इनोवेटिव बना सके। तो इसमें क्या करेगा, जो IFSC है उसने क्या करा है, कुछ रूल्स या रेगुलेशंस या जो गाइडलाइंस है उन्हें फ्रेम किया, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि हम क्या कर सकें, इंडिया में वर्ल्ड क्लास फिनटेक हब बना सकें एट IFSC, जो कहाँ पे लोकेटेड है, गिफ्ट सिटी गुजरात गांधीनगर में, ठीक है। इसका एम यही है कि हम क्या कर सकें, हमारे जो इनिशिएटिव्स हैं या जो हमारी टेक्नोलॉजीज़ हैं फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में, फाइनेंशियल सर्विसेज में, उसे प्रमोट कर सके अक्रॉस बैंकिंग, इंश्योरेंस, सिक्योरिटीज एंड द फंड मैनेजमेंट। इस डायरेक्शन में किया है जो IFSC है, इसने इंट्रोड्यूस किया है एक रेगुलेटरी सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क, ठीक है। इस फ्रेमवर्क के अंडर किया है जो भी एंटिटीज़ कैपिटल मार्केट में ऑपरेट करते हैं, देखो दो तरह की मार्केट होते हैं, मनी मार्केट होती है, कैपिटल मार्केट होती है। मनी मार्केट में जो लेस देन 1 ईयर के लिए होती है, कैपिटल मार्केट जो 1 ईयर से ज़्यादा में काम करती है, ठीक है। कैपिटल मार्केट में जो भी एंटिटीज़ ऑपरेट कर रही हैं बैंकिंग सेक्टर में, इंश्योरेंस सेक्टर में, ठीक है, या फिर फाइनेंशियल सर्विसेज में, उन्हें क्या किया जाएगा, एक सेकेंड, अरे यार एक सेकेंड रुको, जो भी एंटिटीज कैपिटल मार्केट में ऑपरेट करें, बैंकिंग सेक्टर में, इंश्योरेंस या फाइनेंशियल सेक्टर्स में वो करेंगे, उनको हम कुछ सर्टेन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे या फ्लेक्सिबिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे कि जो अभी इनोवेटिव जो टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं आप उसके साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। देखो कोई भी अगर मार्केट में कोई नई चीज़ आती है तो आप सबसे पहले क्या करते हो, एक्सपेरिमेंट करते हो, एकदम से उसको अपना तो नहीं लेते। आप किसी रेस्टोरेंट में भी जाते हो, न्यू रेस्टोरेंट में, तो आप सोचते हो कि चलिए पहले एक डिश मंगवा के खा लेता हूँ, अगर वो मुझे अच्छी लगी तो मैं एक और मंगवा लूँगा, ठीक है। तो उस तरह से किया है, इनको ये बोला गया जो भी फाइनेंशियल मार्केट्स में जो काम कर रही हैं उनको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की जाएगी कि वो नई जो सॉल्यूशंस हैं उनको एक्सपेरिमेंट कर सके। रेगुलेटरी सैंडबॉक्स में यही बोलेगा कि वो न्यू प्रोडक्ट्स या जो न्यू सर्विसेज हैं उन्हें कंट्रोल रेगुलेटरी एनवायरनमेंट में लाइव टेस्टिंग कर सकती हैं। इसमें क्या रेगुलेटरीज को जो रेगुलेट करेंगे, जो टेस्ट करेंगे, उनको कुछ रिलैक्सेशंस प्रोवाइड की जाएगी फॉर लिमिटेड पर्पस ऑफ टेस्टिंग, ठीक है। लिमिटेड पर्पस ऑफ टेस्टिंग दिखेगी, ये भी नहीं मतलब आप सपोज करो किसी शॉप पे मिठाई खाने जाते हो तो आप टेस्ट करते हो ना उसका लड्डू भी कैसा है, थोड़ा सा तो लिमिटेड ही देता है ना, ये तो नहीं कि वो 10 के 10 लड्डू आपको दे देगा टेस्ट करने के लिए। तो इस तरह से ये, ठीक है। फिनटेक के अम्ब्रेला टीम है ताकि हम टेक्नोलॉजी को इनोवेट कर सकें, हैविंग अ बियरिंग ऑन फाइनेंशियल सर्विसेज। देखो इंडिया में जो फिनटेक है वो आपको क्या करती है, देखो जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उनको सोल्यूशन प्रोवाइड करती है, जैसे लो पेनिट्रेशन है, अगर उनकी क्रेडिट हिस्ट्री कम है, या कैश ड्राइवन जो ट्रांजेक्शन इकोनॉमी, जो भी उनकी जो प्रॉब्लम्स है उन्हें सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। बेनिफिट क्या होगा, ऑफकोर्स इससे हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, रिस्क एंड कॉस्ट रिडक्शन होगा, ग्रेटर फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा। एग्जाम्पल पीयर टू पीयर लैंडिंग प्लेटफॉर्म। तो इस पीयर टू पीयर लैंडिंग प्लेटफॉर्म में क्या होता है, आप बिना किसी एजेंट, बिना किसी कमीशन एजेंट के क्या कर सकते हो, आप पैसे उधार, उसको ए को बी से पैसे लेना है वो ले सकता है आराम से, बी को इससे लेना है, आपको किसी बीच में थर्ड पर्सन की जरूरत नहीं होती। क्राउड फंडिंग, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, बिग डाटा, ई एग्रीगेटर, ये सब इसके एग्जांपल है। तो आप देख सकते हो इंडियन फिनटेक टेक्नोलॉजी में क्या, पेमेंट्स में, ऑनलाइन फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में, पेमेंट्स में क्या हो सकता है, पेमेंट बैंक हो गए, मोबाइल वॉलेट्स हो गए, जैसे आपका GPay हो गया, ये सब पेमेंट गेटवे हो गए, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या ATMs हो गए या फिर पॉइंट ऑफ स्केल हो गए, ठीक है। लैंडिंग, इंश्योरेंस या फिर जो नेशनल पेमेंट सिस्टम के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स है या फिर म्यूचुअल फंड ब्रोकिंग, ये सब कवर होंगे, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं अपनी छोटी छोटी न्यूज़ पे। श्योरिटी बॉन्ड्स क्या होता है, देखो इस श्योरिटी बॉन्ड्स क्या होता है, ये 3 पार्टी एग्रीमेंट होता है जो एक तीनों को क्या करते हैं, लीगली बाइंड करते हैं। देखो इसमें क्या होता है, एक बॉन्ड देता है, एक बॉन्ड परचेज करता है। देखो जो ओब्लाइज है ये बॉन्ड क्या करता है, देता है, ठीक है। जो प्रिंसिपल है ये क्या करता है, बॉन्ड परचेज करता है, इसके बदले में परचेज करके ये गारंटी करता है कि मैं आपका ये काम कर दूंगा। लेकिन ओब्लाइज को भी खतरा है ना कि तूने मेरा बॉन्ड तो ले लिया, अगर तूने मेरे को काम ना करके दिया या मुझे लॉस हो गया तो मैं क्या करूंगा। तो इन दोनों की दुविधा को, जो भी इन दोनों की दिक्कत है उन दोनों को सोल्व करने के लिए एक बीच में श्योरिटी कंपनी आती है जो क्या करती है, बॉन्ड को इशू करती है और फाइनेंशियली गारंटी करती है प्रिंसिपल कैपेसिटी कि वो आपको परफॉर्म करके देगा ही देगा। इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं एस्क्रो अकाउंट का भी। एस्क्रो अकाउंट में क्या होता है, देखो गाइस ये काफ़ी चल रहा था न्यूज़ में, इसलिए चला है क्योंकि मतलब अभी नहीं है, पहले काफ़ी, मतलब कि एस्क्रो अकाउंट में क्या होता है, सपोज करो जैसे फ्लैट सिस्टम होता है, सपोज करो इसने बोला कि 25 लाख का आपको फ्लैट मिल जाएगा। अब इसने भी इसको भी क्या करना है, इसको 25 लाख देनी है इस ओनर को। अब भाई इसको दिक्कत है कि यार पता नहीं यार ये मुझे फ्लैट कंस्ट्रक्ट करके देगा तो नहीं देगा, पता चले मेरे पैसे मार ले। तो इसके बीच में और इसको भी दिक्कत होती है कि यार मैंने पता चले इसको फ्लैट तो दे दिया, इसने मेरे को कल को पैसे दिए ना दिए। तो इनकी सुविधा, जो भी इनकी जो दुविधा को सोल्व करने के लिए आता है बीच में एस्क्रो अकाउंट। एस्क्रो अकाउंट क्या करता है,
इसके जो जितना वो प्रेडिक्ट करता रहता है, इससे वो पैसे लेके इसको देता रहता है, ठीक है। इससे क्या होता है, दोनों की जो प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व हो जाती है। उसी तरह क्या है, श्योरिटी बॉन्ड होती है। श्योरिटी कंपनी होती है जो बॉन्ड को इश्यू करती है और फाइनेंशियली गारंटी करती है कि जो प्रिंसिपल की कैपेसिटी को कि वो परफॉर्म आपको करके ही देगा स्पेसिफाइड टेस्ट, ठीक है। तो श्योरिटी बॉन्ड क्या, 3 पार्टी एग्रीमेंट होता है जो तीनों को लीगली बाइंड करता है। प्रिंसिपल क्या होता है, जो बॉन्ड को परचेज करता है ताकि वो क्वालिटी ऑफ वर्क को गारंटी करता है टू बी डन इन द फ्यूचर। ऑब्लाइज क्या होता है, जो क्या करता है, बॉन्ड को मतलब कि देता है टू अवॉइड पोटेंशियल फाइनेंशियल लॉस। श्योरिटी बॉन्ड्स क्या करते हैं, आपको फाइनेंशियल गारंटी प्रोवाइड करते हैं दैट कॉन्ट्रैक्ट्स विल बी कंप्लीटेड अकॉर्डिंग टू द प्री डिफाइंड एंड द म्यूचुअल टर्म, मतलब कि जो भी आपने प्रोजेक्ट दिया है वो आपको टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा एंड द म्यूचुअल टर्म्स में। आगे क्या है, फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज क्लाउड इनोवेशन सेंटर। तो गाइस ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, नीति आयोग और अमेजन वेब सर्विसेज के द्वारा। जो क्लाउड इनोवेशन सेंटर है वो किसका पार्ट है, अमेजन वेब सर्विसेज का प्रोवाइड है, जो क्या करता है, आप अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं किसको, गवर्नमेंट एजेंसीज को, नॉन प्रॉफिट्स को, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को कि इकट्ठे आओ और जो भी आप चैलेंज फेस करो, जैसे प्रेस चैलेंजेस, ठीक है, उनको आप सोल्व कर सको। देखो इसमें क्या, हम मेनली उन प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं जो प्रायोरिटी के हैं, ऐसे नहीं रिया चक्रवर्ती वाले एरियाज को नहीं हम आइडेंटिफाई करते हैं। और हम क्या करते हैं, लोकल लीडर्स के साथ कोलैबोरेट करते हैं ताकि हम जो सोसाइटल इश्यूज हैं उनको सोल्व कर सकें, जैसे एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट, इन सबको हम किस तरह सोल्व कर सकें, ना कि भी ड्रग्स, ठीक है। तो इसमें यही है, ठीक है। आगे ग्रैंड चैलेंज इंडिया GCI प्लेटफॉर्म। देखो जाए गाइस, जो ग्रैंड चैलेंज इंडिया है ये एक्चुअल में है क्या, देखो इससे पहले क्या एक ग्लोबल ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम है जो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा क्या गया था, लॉन्च किया गया था। तो जो ग्रैंड चैलेंज इंडिया है वो इंडिया का एक आर्म है, ठीक है। ये पार्टनरशिप फ्रेमवर्क है किस के बीच में, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बायरैक दैट इज द बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, वेलकम ट्रस्ट एंड अदर फंडर, इन सब के बीच में क्या पार्टनरशिप फ्रेमवर्क है। 2013 में इसको लॉन्च किया गया था ताकि हम क्या कर सके, इंडिया की इनोवेशन या रिसर्च को क्या कर सके, बूस्ट कर सके टू डेवलप अफोर्डेबल एंड सस्टेनेबल सोल्यूशन, ताकि हम अपनी इंप्रूव कर सके हेल्थ इन इंडिया एंड अक्रॉस द ग्लोब। ओसिरिस रेक्स, तो गाइस ये तो पिछले साल भी था, ये क्या नासा का मिशन है एस्ट्रोनॉट बनने पे, तो हम सबसे पहले यही पढ़ लेते हैं। देखो ओसिरिस है क्या, इसका मिशन है ताकि एस्ट्रोनॉट जो बेनू है उसके सरफेस को टच कर सके और उसकी जो फिजिकल और जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है उसको हम क्या कर सके, डिटरमाइन कर सके। ये क्या करेगा, अभी जल्द ही क्या करेगा, एस्टेरॉइड के सरफेस को टच करके क्या करेगा, जो वहाँ का सैंपल है उसे कलेक्ट करेगा। ये नासा का पहला एस्टेरॉइड सैंपल रिटर्न मिशन है जो कि 2016 में लॉन्च किया गया था। इसमें यही है कि हम क्या करेंगे, वहाँ का सैंपल को कलेक्ट करेंगे, उसको अर्थ पे वापस लेके आएंगे फॉर साइंटिफिक स्टडी। मालाबार 2020 नेवल एक्सरसाइज, तो गाइस आपको पता ही होगा, ये ट्राइलेटरल नेवल एक्सरसाइज किसके बीच में, USA, इंडिया और जापान के बीच में। अभी आपको पता है इंडिया और चाइना के बीच में जो ईस्टर्न लद्दाख में जो स्टैंड अप हो रहा है उसकी जो टेंशन जो इंक्रीज हो रही है, इस वजह से क्या है, इंडिया ने इनवाइट किया किसको, ऑस्ट्रेलिया को, ताकि हम मालाबार नेवल एक्सरसाइज में पार्ट कर सके टू कंडक्ट नेक्स्ट मंथ होगी, ठीक है। इससे क्या होगा, क्वाड कंट्रीज, चारों के चारों जो कंट्रीज हैं वो इकट्ठी आ जाएंगी। इससे क्या है, आप कर क्यों रहे हैं, हम चाइना को काउंटर करना चाह रहे हैं, ठीक है, चाइना की जो हेजमनी है उसे काउंटर करना चाह रहे हैं। अब गोलकोंडा फोर्ट क्या है, तो गाइस ये हैदराबाद के वेस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है नियर हुसैन सागर लेक। इसको ओरिजिनली मंकाल बोला जाता था। इसे 1134 में बनाया गया था। ये वरंगल के जो राजा थे उनके रूल में इसे मड फोर्ट बोलते थे। इसको बाद में 45 मतलब कब्जा कर लिया था किसमें, 17th सेंचुरी में भाई भामनी सुल्तान और उसके बाद रूलिंग कुतुब शाही डायनेस्टी के द्वारा इसको कब्जा कर लिया था। हींग ये में भी आपने पढ़ा हो, देखो मैंने तो पढ़ा था इसको, ठीक है। अभी क्या है, देखो हींग के जो कल्टीवेशन हमारे इंडिया में नहीं होता है, इसको मेनली इंपोर्ट किया जाता है कहाँ से, अफगानिस्तान, ईरान और उज्बेकिस्तान। लेकिन पहली बार जो CSIR साथ में इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायोरिसोर्स टेक्नोलॉजी, उन्होंने क्या किया है, हींग की कल्टीवेशन को स्टार्ट किया कहाँ पे, इंडिया के हिमालय रीजन दैट इज द लाहौल हिमाचल प्रदेश। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कहाँ पे, लाहौल हिमाचल प्रदेश में। प्रेजेंटली हींग को इंडिया में कल्टीवेट नहीं किया जाता, इंडिया इसको इंपोर्ट करता है कहाँ से, अफगानिस्तान, ईरान, उज्बेकिस्तान। ये जो हींग की जो कल्टीवेशन है ये कोल्ड और ड्राई कंडीशन प्रेफर करती है, लेकिन हमारे इंडिया के पास क्या है, प्लांटिंग मटेरियल की कमी है, जिस वजह से क्या है हमारे इंडिया में इसकी कल्टीवेशन नहीं होती। बेनिफिट्स क्या है, देखो या तो आपको पता है आपके घर में सब्जी बनाने में हर जगह हींग डलती होगी, क्या ताकि मम्मी भी बोलती होगी गैस ना बने, ठीक है, ताकि डाइजेस्टिव डिसऑर्डर को रिलीफ मिले और आपको अस्थमा या फिर जो रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स है उनसे प्रिवेंट करने में, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट हो गई। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, कोई भी डाउट हो कमेंट करना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।